की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए इस साल, आप सभी लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ओके चलो। देखो, कल तक हमने डिस्कशन किया था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह का होता है, और आज की क्लास में हम कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अलग अलग शेप के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जब आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि डेरिवेशन इनका करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर डेरिवेशन अगर हम करने जाएं तो फिर ये ईएमटी बहुत लंबा खिंच जाएगा, अगले 1.5 महीने तक ईएमटी चलता रहेगा, इसमें इतने सारे डेरिवेशंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कुछ आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर कोई चार्ज है और यहाँ से हमें आर डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो ई पी की वैल्यू किसके बराबर होगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर नहीं सॉरी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है क्यू और डिस्टेंस है, पॉइंट की जो डिस्टेंस है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है T1 प्लस T2 डिस्टेंस पर है। इस डिस्टेंस पर है T1 प्लस T2 पर, वेयर T1 इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। जहाँ T1 क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी थिकनेस है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है K1। और T2 क्या है? थिकनेस ऑफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। T2 क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो थिकनेस है वो K2 है, सॉरी जो उसका जो कांस्टेंट है वो K2 है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ये होगी E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट लोगे और वो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? वो होगा T1 अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2, है ना? T1 अंडर रूट K1 और T2 अंडर रूट K2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये पहली बार शायद तुम लोगों ने देखा होगा, ये नया फॉर्मूला है। मतलब अभी ये वाला फॉर्मूला तो तुम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में भी देखा होगा, 12th में भी देखा होगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा नया हो सकता है तो इसको ध्यान रखना। हालांकि इस पे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? तो बात करते हैं आगे। ये फॉर्मूला एक शीट में बना के इनको याद रखना, वो तभी याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। बहुत सारे फॉर्मूला है। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर जिस पर कोई भी चार्ज है, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माना है और इसकी लेंथ मैंने ली है एल। फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का पहला केस है फाइनाइट लेंथ का। और इसकी वजह से इसके सामने कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अब इसके दो एंड, ये दो जो सिरे हैं इससे, यहां से जो पी पॉइंट है यहां पर एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है अल्फा और एक एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है बीटा। तो होता क्या है, जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज मानकर और स्मॉल चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। सेम कहानी यहाँ से होती है। और फिर जब उनके कंपोनेंट्स आते हैं उन कंपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो ई एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है के लैम्बडा अपॉन आर। अब ये जो लैम्बडा है ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कल मैंने आपको बताया था, लैम्बडा चार्ज अपॉन लेंथ। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो के लैम्बडा अपॉन आर, और ये लिखा जाता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हो गया साइन अल्फा और ये हो जाता है साइन बीटा, है ना? ये एंगल की डायरेक्शन देखना, ये एंगल इस तरह से चल रहा है। ये हो गया साइन अल्फा और एक हो गया साइन बीटा। प्लस साइन है यहाँ पर प्लस, जब आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो।
इसी तरह से जब ई वाई की वैल्यू आप निकालते हो तो ई वाई के केस में फॉर्मूला बनता है के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये जो आर डिस्टेंस है इसका ध्यान रखना हमेशा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रेट वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट वायर। अब इसमें देखो स्पेशल केसेस बनते हैं। इसमें स्पेशल केसेस क्या बनते हैं, अगर मैं कह दूं अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अगर मैं कह दूं अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर बन जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 k लैम्डा ओवर आर और साइन अल्फा, और y जो है y हो जाएगा जीरो, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पर ई वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो, ई वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब अगर मैं ये कह दूं इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो ये जो अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू हो जाती पाई बाई टू। अल्फा बीटा की वैल्यू पाई बाई टू हो गई, तो साइन अल्फा पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू क्या वैल्यू देगा 1, तो ई एक्स की वैल्यू हो जाती है 2 k लैम्डा अपॉन आर, ई वाई की वैल्यू हो जाती है जीरो, और ई नेट जो निकालते हैं वो ई नेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम करते हैं ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इस कंडीशन को आप स्पेशल नाम भी देते हो, क्या नाम देते हो, इसको नाम देते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, इस कंडीशन को आप एक स्पेशल नाम देते हो, उस नाम को मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, है ना। तो जब ये लिखा आएगा तो उस केस में सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे, ई एक्स इक्वल्स टू 2 k लैम्डा अपॉन आर, ई वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो, के की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो, तो ये फॉर्मूला रह जाता है, के की वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर एक दूसरा केस इसका बनता है, यदि अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए और बीटा पाई बाई टू, मतलब कि कहानी कुछ ऐसे हो जाए कि ये वायर है, ये वायर है, और ये पॉइंट जो है किसी भी एक एंड पर आ जाए, ये पॉइंट किसी भी एक एंड पर आ जाए, उस केस में जो फॉर्मूला है वो रह जाता है के लैम्डा अपॉन आर, यानी कि लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चाहे वो ई एक्स की बात चल रही हो चाहे वो ई वाई की, तो ई एक्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में और ई वाई हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और इस कंडीशन को भी आप एक स्पेशल नाम देते हो, नाम क्या देते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एट इट एंड, इसके किसी भी एंड पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसकी वैल्यू, उस केस में अगर इस एंड पर निकाल लो चाहे इस एंड पर निकाल लो, ई एक्स ई वाई दोनों की वैल्यू सेम होगी, के लैम्डा अपॉन आर। ई नेट इसका जब निकालोगे तो वो बनेगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, जो कि सॉल्व होकर फॉर्मूला देगा अंडर रूट 2 k लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला है स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के, और ये इसके स्पेशल केसेस है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्पेशल केसेस पे बनते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलर रिंग की। तो ये सर्कुलर रिंग में भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सर्कुलर रिंग के अंदर भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह से जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है किसी पॉइंट पर, सेम कहानी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रिंग में कोई एक एलिमेंट है, रिंग में कोई एलिमेंट है, उसका जो चार्ज हमने माना है वो डी क्यू माना है, और डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, लैम्डा इंटू लेंथ। तो लेंथ जो इसकी ले ली मैंने वो डी एक्स ले ली, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसकी लेंथ जो ले ली वो कितनी ले ली, डी एक्स। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस के बराबर, तो वो कितनी जो इसकी सरकमफेरेंस के बराबर 2 q/2 पाई आर। तो उसको लेकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यहाँ नीचे से मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे उसके कंपोनेंट ऐसे जाएंगे, तो डी साइन थीटा वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल और केवल कौन सी डायरेक्शन में रह जाएगा, वाई एक्स डायरेक्शन में रह जाएगा। तो ई वाई जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, जीरो।
है ना, क्योंकि जब आप यहाँ से इसको कंपोनेंट करोगे तो ये भी बन रहा होगा डी साइन थीटा और इधर बन रहा होगा डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा वाले सारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग की वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, जहाँ एक्स जो है, एक्स है क्या डिस्टेंस है सेंटर से और एक्सियल डिस्टेंस है, एक्स जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, और जो आर है, आर क्या है, रेडियस। ठीक है, तो हम एक्सियल पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर स्पेशल केसेस क्या क्या बनते हैं। पहला केस, यदि एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। तो यदि एक्स की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी तो आर को हम जीरो कंसिडर करेंगे, आर को जीरो कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या वैल्यू हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा केस हम ये बना सकते हैं कि व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब रिंग के सेंटर पर, है ना, मीन्स सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी के क्यू अपॉन, ये बन जाएगा आर स्क्वायर, तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्यूब, आर क्यूब थोड़ी आएगा, हाँ आर क्यूब, इतनी रह जाएगी क्या, सेंटर पर तो जीरो ही आएगा ना यार, एक्स खत्म हो गया ना, जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल आएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो गया, जीरो। और अगर निकालना है हमें रिंग की सरफेस पर, रिंग के किसी पॉइंट पर, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बता देता हूं, इफ एक्स इक्वल्स टू आर, यदि एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर हो जाए, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 3/2। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू आर, और यहाँ बनेगा 2r स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रिंग की सरफेस के ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन बनती है। स्पेशल कंडीशन क्या बनती है, अगर हमें ये पूछा जाए कि इस रिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो इस रिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है इसका डिफरेंशिएशन करोगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसका डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर इसको जीरो के बराबर करोगे। तो जब इसको जीरो के बराबर करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट टू, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अपॉन अंडर रूट टू। ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के लिए मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी क्यू अपॉन सिक्स, क्यू अपॉन सिक्स अंडर रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन सिक्स अंडर रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक रिंग के लिए क्या हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हो, ये वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ है रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। तो अगर आप पॉजिटिव साइड में देखोगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम कहाँ पर हुआ, ये आर अपॉन अंडर रूट पर मैक्सिमम हुआ, आर अपॉन अंडर रूट टू पर मैक्सिमम हुआ, उसके बाद ये वैल्यू लगातार क्या होने लग गई, कम होने लग गई। इसी तरह से जब नेगेटिव साइड में चलोगे तो वहाँ पर भी इसकी रिप्लिका ही बन रही है, परंतु ये नेगेटिव में बना है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर है, यानी कि क्यू अपॉन सिक्स अंडर रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके क्या क्या स्पेशल केसेस बनते हैं। फिर दूसरा केस हमने देखा सर्कुलर रिंग का, सर्कुलर रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल, उसके क्या क्या केस बन सकते हैं वो हमने देखा। अब थर्ड बात करते हैं हम सरफेस चार्ज। अभी तक हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो देखा कौन सा, लीनियर चार्ज। अब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज का मतलब है, मैंने आपको बताया था, जिसमें लिखा होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, पहला केस बनेगा इसका इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एक शीट है, पतली सी शीट है जिसकी जो
लेंथ है वो डिफाइन नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट शीट है, बहुत लंबी शीट है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर, तो उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर इस शीट के ऊपर चार्ज है क्यू, शीट के ऊपर चार्ज है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये भी लिखा जा सकता है, क्यू इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डिस्टेंस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट है। उसकी डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू आर पावर जीरो, ये लिखा हुआ है ई प्रोपोर्शनल टू आर पावर जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट की डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है इनफाइनाइट शीट के केस में। इसी की जगह यदि एक कंडक्टिंग शीट ले ली जाए, ये कौन सी शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। ये कौन सी शीट है, नॉन कंडक्टिंग। ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ होने के चांस होते हैं। और ये कौन सी शीट है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग शीट मतलब जिसके दोनों तरफ चार्ज हो और इंड्यूस चार्ज भी जिसमें आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन ओवर टू एप्सिलॉन, और ये फॉर्मूला है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ क्यू के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पॉइंट की डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये दोनों ही केस में, ये जो दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंडिपेंडेंट है पॉइंट की डिस्टेंस से जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दो पैरेलल प्लेट्स दिखाई गई हैं, एक ये है और एक ये है। ये पैरेलल शीट्स हैं जिन पर चार्ज जो है दोनों पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी प्लस है पूरी पर, और यहाँ पर भी क्या है, पूरी पर प्लस। हो सकता है यहाँ पर माइनस भी होता, मैंने प्लस वाला केस बनाया है। इस शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको लिखा मैंने सिग्मा ए से, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको लिखा मैंने सिग्मा बी से। 3 पॉइंट दिखाए गए, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू और एक पॉइंट है आर। हमें पी क्यू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन का। मैंने आपको कल भी बताया था कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द पॉइंट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर भागेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पास आएगा। तो अगर मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ए की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा, डायरेक्शन ये होगी। और सिमिलरली बी पॉइंट से भी, बी की वजह से भी जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे दूर होगा। यानी कि अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ई ए और ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो ई पी इक्वल्स टू हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। और ई ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या बच गया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसी तरह से अगर हम आर पर निकालें तो आर पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, क्योंकि जो ए की वजह से आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। इसी तरह से आर पर बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अगर आपने ए वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो आर वाली डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है क्या, ले लिया भाई, डायरेक्शन तो लोगे ही ना आप। अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, और अगर इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो गई। बस ये कंसेप्ट है। चलो हटा दो, इस माइनस साइन को आप हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हटा दो आप। हटा दो हटा दो, अवे फ्रॉम द फील्ड है, पॉजिटिव रखना बस। अब देखो ये बीच वाला पॉइंट है क्यू, ये क्यू पॉइंट है, क्यू, ये क्यू पॉइंट है। इस क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे,
सबसे पहले ए की वजह से अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, यानी कि ये डायरेक्शन आ गई, और बी पॉइंट की वजह से ये पॉइंट होगा, यानी कि ये डायरेक्शन आ गई, है ना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर क्या आ गया, ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी। तो ई ए की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ई बी की वैल्यू सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। क्लियर। ये कह दूं कि एक शीट है जिस पर चार्ज है पॉजिटिव, ये और इसको मैं लिख दूं सिग्मा, और एक दूसरी शीट मैंने ले ली, ये दूसरी शीट जो है इस पर चार्ज ले लिया मैंने नेगेटिव, और इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्लियर है। अब यहां पर पॉइंट है P, यहां पर पॉइंट है Q, और यहां पर पॉइंट है R। मेरे को वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q और इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। क्या वैल्यू लिखूं, में तो यहां पर क्या वैल्यू हो गई, 0। तो अगर मैं इसको 1 लिख देता हूं 1, और इसको लिख देता हूं 2, E1 माइनस E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो 0 हो गया। सिमिलरली यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इधर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा जो हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये भी क्या हो जाएगा, 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव की वजह से वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो यहां पर E1 प्लस क्या हो गया, E2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, E1 प्लस E2, और क्या हो गया, सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यही आंसर आ रहा है सबका। नेक्स्ट उस पे आओ अब केस पर। हाँ जी, तो अभी तक हमने बात की, रिंग की बात कर ली, फिर हमने बात की जो एक केस था ना, रिंग की और शीट की बात की। शीट की बात करी तो शीट में हमारे पास ये अलग अलग केस बने। डायरेक्शन कैसे लेना है, डायरेक्शन देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ निकालना है, तो यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हमेशा दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब अगर ये है नेगेटिव चार्ज है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये हमेशा इसको अपनी तरफ खींच लेगा, बस ये ध्यान रखो। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली शीट है, इस P पॉइंट से, P पॉइंट पर पॉजिटिव वाली, ये इसको दूर भगाएगी, इससे दूर जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाली है ये इसको अपने पास बुलाएगी, तो इसको पास बुला लिया, तो दोनों पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से जब मैं इस R पॉइंट के लिए बात करता हूं, तो ये वाली जो शीट है प्लस वाली, ये इसको दूर भेज रही है यहाँ पर, जो आपको दिख भी रहा है, और जो ये नेगेटिव वाली शीट है ये इसको अपने पास बुला रही है, तो यहाँ पर नेट कितना हो गया, E कितना हो गया, 0, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। फिर अगर आप ये बीच वाला पॉइंट लेते हो, तो बीच वाले पॉइंट पर आप देखोगे कि ये पॉजिटिव वाली शीट है ये इसको दूर भेज रही है, और जबकि ये नेगेटिव वाली शीट है इसको अपने पास बुला रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 प्लस E2। चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, और इसमें दो केस बनते हैं तुम्हारे, एक बनता है सॉलिड का और एक बनता है होलो का। एक बनता है सॉलिड स्पेयर और एक बनता है होलो स्पेयर। सॉलिड स्पेयर का केस बनता है एक होलो स्पेयर का। सॉलिड स्पेयर की वजह से इसके बाहर, सॉलिड स्पेयर की वजह से इसके बाहर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बनता है KQ/R², जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। सिमिलर है किसके, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सिमिलर है, पर क्योंकि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, और सरफेस एरिया जो हो जाएगा, या जो स्पेयर है उसका एरिया हो जाएगा 4πr²,
तो क्यू की वैल्यू लिखी जा सकती है सिग्मा 4πr²। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन r²। यहां ध्यान रहे कि जो r है वो क्या है, बाउंडेड चार्ज। ये जो चार्ज है ये कौन सा है, बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड चार्ज का मतलब है जो बाउंड्री के अंदर जो चार्ज है वो सारा चार्ज। तो ये वाली जो रेडियस ली हुई है, ये रेडियस किसकी है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये जो डिस्टेंस ली है ये ली है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। क्लियर है यहां तक। जो दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला आएगा आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। अब अगर बात की जाए सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पर अगर हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं तो ये जो आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। ये आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर क्या चेंज होगा, इस स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन r², ये लिखा जा सकता है। या फिर इस फॉर्मूला में चेंज करना चाहो तो कैपिटल आर की जगह या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फॉर्मूला रह जाएगा ये वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर के क्यू अपॉन r²। क्लियर है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इनसाइड द कंडक्टर यानी कि जब आर की वैल्यू लेस देन आर है, स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट की, तो स्मॉल आर की वैल्यू जब लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रहेगा 0। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया, के क्यू अपॉन r² के। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ किस तरह का रिलेशन बना रहा है, रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये वाला ग्राफ बन गया, ये वाला ग्राफ बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। तो यहां तक हमने बात की लीनियर चार्ज की, सरफेस चार्ज की। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज की। वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है रो, और रो बराबर किसके होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर जो स्पेयर मैं ले रहा हूं वो है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। इसके पहले जो मैंने स्पेयर की बात की थी वो था कंडक्टिंग स्पेयर। अब मैं बात कर रहा हूं नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। एक बात ध्यान रखना, कंडक्टिंग वाले जितने भी केस जाएंगे वो जाएंगे सब सरफेस चार्ज में। कंडक्टिंग वाले जितने भी केस जाएंगे वो जाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी में, और नॉन कंडक्टिंग वाले जो स्पेयर का केस हुआ, सिलेंडर का केस हुआ, वो आएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कंडक्टिंग स्पेयर होगा, कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, वो किस केस में जाएंगे, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में जाएंगे। और अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन कंडक्टिंग की, सिलेंडर की, या मैं बात कर रहा हूं नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की, तो वो जाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में भी 3 केस बनेंगे यहां पर। एक बनेगा आउटसाइड द स्पेयर, एक बनेगा सरफेस पर, और एक बनेगा इनसाइड द स्पेयर। तो आउटसाइड द स्पेयर जब आप यहां पर फॉर्मूला निकालोगे तो वो सेम फॉर्मूला आएगा जो कि कंडक्टिंग स्पेयर का आया था। कितना आएगा, के क्यू अपॉन r²। वहां पर भी यही फॉर्मूला था, यहां पर भी यही फॉर्मूला है, पर यहां पर आप इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, रो बराबर क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यहां पर ये अगेन वही आर जो है वो रेडियस है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है। और ये वाली जो आर है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो यहां पर अगर आप इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रो r³ अपॉन 3 ε0r²। रो r³ अपॉन 3 ε0r²। सरफेस पर निकालना है, सरफेस पर r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। सरफेस पर r कैपिटल आर के इक्वल हो गया, तो आपको क्या चेंज करना है, यहां पर स्मॉल आर की जगह क्या कर देना है, कैपिटल आर। और अगर इसको आपको रो के फॉर्म में लिखना है तो r बराबर r करोगे तो फॉर्मूला रह जाएगा रो r अपॉन 3 ε0, रो r अपॉन 3 ε0। इनसाइड द स्पेयर अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो इनसाइड द स्पेयर कैपिटल आर की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, यानी कि r जो है वो लेस देन हो गया कैपिटल आर। अब इसका एग्जैक्टली जो डेरिवेशन है वो गाउस लॉ से आते हैं। गाउस लॉ जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वहां पे इनको ड्राइव करके भी बता दूंगा, अभी के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। रो r अपॉन 3 ε0, यहाँ पर है रो कैपिटल R अपॉन 3 ε0, यहाँ पर है रो r अपॉन 3 ε0। और अगर आप इसको के क्यू के फॉर्म में लिखते हो तो ये लिखा जाएगा के क्यू अपॉन
के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, आर स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे जाएगा, इनसाइड, इनसाइड मतलब यहां पर, यहां तक तो जो ई है, जो आर है वो लेस देन आर है, यहां तक क्या हो रहा है, आर लेस देन आर है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आर इक्वल्स टू आर है, और यहां पर क्या हो रहा है, आर ग्रेटर देन आर है। जब आर लेस देन आर होगा तो ये कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन चलेगी सीधी, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते सरफेस पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा जो कि किसके बराबर होगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। जैसे कि पहला केस है यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, हमने रिंग का पढ़ा था, अब हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिस पर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है ये पूरी, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पर, सेंटर हो गया ये ओ पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वही होगा जो कि एक जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पर भी बनेगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। जो एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में फॉर्मूला आया था, ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पर भी बनेगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू और लेंथ जो हो जाएगी इस जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी, यानी कि इसकी सरकमफेरेंस। तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन पाई आर। तो यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू रख दूँ और मैं के की वैल्यू रख दूँ जो कि है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ना। तो ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी दोनों ही सही है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, एक डिस्क, अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्क की, तो डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट सपोज ये ई एक्स है और ये पॉइंट है पी, तो किसी डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहाँ आर उसकी रेडियस है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, एक्स एक्सियल डिस्टेंस है, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं कह दूं एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यहाँ एक्स जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, जो हमने इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट देखी थी उसके बराबर ये फॉर्मूला बन जाता है। यदि एक्स अप्रोच कर जाता है जीरो को, तो ये जो फॉर्मूला है किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, यानी कि जो डिस्क है वो एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव करने लग जाती है। अगर सिग्मा की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है तो सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब देखिए, अब हमें सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इसमें भी दो केस बनते हैं, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। एक बनता है कंडक्टिंग का और एक बनता है नॉन कंडक्टिंग का, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर जो कंसिडर होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज डेंसिटी कंसिडर होगी वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर कंसिडर करो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि यहां पर आएगा रो, और रो किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इसका, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा यहां पर बनेगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रो कैसे आया है, अगर इसकी लेंथ मैं एल ले लूं, इसकी मैं लेंथ ले लूं एल, तो रो की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। और ये पाई आर जो होगा ये कौन सा आर होगा, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर।
ये हो जाएगा कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एल, मतलब ये जो सरफेस है इसके अंदर जो बंद चार्ज है वो लेना है हमें। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल रो की वैल्यू। और एक मिनट रुकना है, 2 पाई आर एल और यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एल, ये सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ये रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू को चेंज करोगे, एक मिनट रुकना यार मैं इसको उससे बताता हूँ तुम्हें, गाउस लॉ से बताता हूँ, गाउस लॉ से। तो ये बनेगा तुम्हारा रो आर स्क्वायर, तो ये हो गया ना, हाँ रो आर स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और आर, ये फॉर्मूला आएगा आउटसाइड द स्पेयर, ये फॉर्मूला आएगा आउटसाइड द स्पेयर, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, आउटसाइड द स्पेयर ई प्रोपोर्शनल है 1/r के। सरफेस के ऊपर क्या होगा, सरफेस के ऊपर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल होंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला रह जाएगा सरफेस के ऊपर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब आर इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर, और इनसाइड द सरफेस हो जाएगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर लेस देन आर। यहाँ जब इनका आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये डिस्टेंस हो गई आर, ये हो गया ई, तो अंदर के लिए पहले ये चला प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू हुई मैक्सिमम, और उसके बाद ये जो वैल्यू है 1/r के रेसिप्रोकल हो गया, तो ये वैल्यू इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर आ रहा है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r और यहाँ आ रहा है ई प्रोपोर्शनल टू आर, ये किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। क्लियर है? देखो कंडक्टिंग की वजह से जो कंडक्टिंग सिलेंडर है वो बिहेव करेगा एक लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर की तरह, ठीक है, नोट लगा के मैं लिख देता हूं यहां पर, कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर बिहेव्स लाइक अ लॉन्ग चार्ज वायर, लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर। तो अगर ये लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर हो गया तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, सिग्मा का नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा लैम्बडा का। तो यहाँ पर आएगा लैम्बडा, और लैम्बडा किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, मान लो वो लेंथ है एल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन एल। तो उसका जो फॉर्मूला आया था, उसका फॉर्मूला कितना आया था, लैम्बडा अपॉन 2 के लैम्बडा अपॉन आर, तो यानी कि लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो बाहर वाले पॉइंट के लिए, और सरफेस पर कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इनसाइड द सरफेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने कुछ स्पेशल केस पढ़े, कुछ जो शेप्स हैं, कुछ बॉडीज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखी अलग अलग केस में। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर जो बन सकते हैं, हालांकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते नहीं है, क्वेश्चन जो आते हैं वो गाउस लॉ से आते हैं। तो इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की और पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम देखेंगे। पोटेंशियल जिन शेप्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उन्हीं सब शेप्स के लिए हमें पोटेंशियल की भी जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल भी हमें पता होना चाहिए। फिर हम रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, और देन हम आएंगे गाउस लॉ के ऊपर। वो गाउस लॉ और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन, टॉर्क और डायपोल मोमेंट, फिर वो सारी चीजें चालू होंगी। क्लियर है यहाँ तक?